जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर कंसल्टेंट तहामी फ्रॉम एजुकेशिया। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक ऐसी ऑप्शन को, एक ऐसी कंट्री को जहां पे बच्चों का रुझान गुज़िश्ता 2-3 साल से बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये कंट्री आपको 100% वीजा रेशो ऑफर करती है और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का भी इशू फेस नहीं करना पड़ता है सच, और प्रोसेस भी इसका काफी स्मूथ है और लो एकेडमिक्स भी बच्चों के एक्सेप्ट हो जाते हैं और आइल्स पीटी पे भी बहुत लो बैंड आपको जो है वो चाहिए होते हैं। जी हाँ, मैं आपको जिस कंट्री के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम है साउथ साइप्रस। साउथ साइप्रस में गुज़िश्ता 2-3 साल से एप्लीकेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले बच्चों का रुझान नहीं था, बच्चों को पता नहीं था यहाँ साउथ साइप्रस का कितनी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। साउथ साइप्रस में हम पैटर्न वाइज चलेंगे कि ऑप्शंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं और उसके बाद फिर हम लेके जाएंगे कि आपने जो है वो कैसे अप्लाई करना और क्या प्रोसीजर होगा इसका। सबसे पहले साउथ साइप्रस में जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो ऑप्शन हमारे पास आती है फाउंडेशन की, जिसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ऑन मैट्रिक बेस। अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, मार्क्स आपके उसमें 50% या उससे अबव है और आइल्स भी नहीं आपने किया हुआ और आप चाह रहे हैं कि आपका साउथ साइप्रस में एडमिशन हो, तो बिल्कुल साउथ साइप्रस में आपका एडमिशन भी होगा, आपका वीजा भी नॉर्मली जैसे आता है बच्चों का वैसे आएगा आपका, और आप अपना वीजा भी गेट करेंगे और जाके अपनी स्टडीज को कैरी ऑन करेंगे। जो बच्चों का, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि हम फाउंडेशन में अगर अप्लाई करते हैं, कंट्री हमें एडमिशन देती है, क्या हमें हमारा वीजा मिलेगा और हर्डल्स तो नहीं आएंगी, तो यहाँ पे वो बिल्कुल इस तरह की तकसीम नहीं है कि अगर आप फाउंडेशन में अप्लाई करते हैं तो वीजा रेशो आपकी इफेक्ट होगी और आप जो है बैचलर्स या मास्टर में अप्लाई करते हैं तो नहीं होगी। एक तो ये ऑप्शन है कि आप अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक बेस पे, और उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट। अगर तो आपकी एजुकेशन ए लेवल या इंटरमीडिएट है और मार्क्स परसेंटेज आपके 50% या उससे अबव हैं, बिलो 50% साइप्रस में यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती, और उसके अलावा आइल्स पीटी में स्कोर आपका बहुत कम है। आइल्स पीटी में स्कोर आपका, आइल्स को अगर डिस्कस किया जाए तो आइल्स में आपका स्कोर जो है वो 4.0 से कम एक्सेप्ट नहीं करते। 4.0 कम से कम आपका होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर तो आपका स्कोर 4.0 या 4.5 आपका ओवरऑल स्कोर है और पीटी में आपका स्कोर जो है वो ओवरऑल 43 या उससे जो है अबव अगर कर लें तो मैक्सिमम 57 तक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, आपका एप्लीकेशन जो प्रोसीड होगी वो फाउंडेशन में होगी, बैचलर्स में नहीं होगी। बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। मार्क्स वही आपके 50% आपको मार्क्स चाहिए अपने इंटरमीडिएट में, और ए लेवल्स को देखा जाए तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट में जो आपको परसेंटेज बनती है वो आपकी 50% होनी चाहिए। बट आइल्स कम से कम जो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं 5.0, और पीटी जो एक्सेप्ट कर रही है यूनिवर्सिटीज कम से कम वो 58 आपका अगर होता है ओवरऑल, तो यूनिवर्सिटीज आपको बैचलर्स में डायरेक्ट एडमिशन आपका देंगे। मास्टर्स को डिस्कस करते हैं। सो मास्टर्स की भी बड़ी लीनियंट किस्म की आपको मिल जाती हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स। मास्टर्स में भी आपको पीटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाती है आपकी 58 चाहिए होता है, और जो आपका है आइल्स वो आपको चाहिए होता है 5.5। तो बहुत ही मतलब जो बच्चे जिसने बैचलर्स किया उसके लिए गेट करना ये बहुत ही आसान है। सो ये हो गई एंट्री रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, मास्टर के बच्चे की मैंने इंग्लिश रिक्वायरमेंट बता दिया। उसके बाद मार्क्स परसेंटेज आपका जो है वो बैचलर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो, मार्क्स आपके 50% तक हो तो आपको जो है वो इजीली एडमिशन मिल जाता है। और 50% मार्क्स पाकिस्तान में अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट करना है तो आपको कंपल्सरी है। 2+2 का बड़े अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमने जो है वो किया हुआ है एसोसिएट डिग्रीज, उसके बाद जो है हमने किया था 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेके कंप्लीट किया बैचलर्स। यहाँ तो फिर हमारे पास बीकॉम बीए है और उसके बाद हमने एमएससी एमए किया हुआ है, तो क्या हमें एडमिशन मिल सकता है? जी बिल्कुल, आपको एडमिशन मिल सकता है। साउथ साइप्रस की यूनिवर्सिटीज को एक्सेप्ट करती है। इसका जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोसेस साउथ साइप्रस में स्टार्ट होता है। अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपको सिंपल आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी सीवी चाहिए, आपकी पिक्चर चाहिए, हम यूनिवर्सिटीज को सेंड करते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटीज आपको जो है वो ऑफर लेटर चाहिए, यूनिवर्सिटी का जो ऑफर होता है वो आपको सेंड कर देते हैं कि आप हमें ऑफिशियली एक्सेप्टेड हैं, और उसके बाद जो है अपनी फीस वगैरह पे करेंगे और आप अपना केस प्रोसीड करना है। आफ्टर गेटिंग ऑफर लेटर, अच्छा ऑफर लेटर आपने जब अप्लाई करना है तो काफी यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीस है जो स्टार्ट हो जाती है, मिनिमम से स्टार्ट होती है 50 से स्टार्ट होके अप टू चली जाती है 150 तक, और काफी यूनिवर्सिटीज आपको एप्लीकेशन फीस एक्सेप्ट भी कर देती है। ये आपके पास एक है कि आपने अगर एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो पे करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज का फिलहाल अभी कोई इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करी यूनिवर्सिटीज, आपको डायरेक्टली जो है यूनिवर्सिटीज का ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर में जो फीस होगी वो आपने फीस पे करनी है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी उसकी रिसीविंग देगी। उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है आपका कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को डिस्पैच करना, और ये बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है, ये बहुत ही ट्रिकी स्टेज है
इस पे आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने। सो सबसे पहले आ जाता है आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। जब आप एडमिशन अपना प्रोसीड करते हैं उसके लिए आपकी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, बट जब आपने इमिग्रेशन को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंटर किया हुआ है तो मैट्रिक और इंटर IBCC से टेस्ट होंगे, पर अगर आपने जो है वो किया हुआ है बैचलर्स और मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो होगी बैचलर्स और की जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आप करवाएंगे अपनी HEC से अटेस्ट करवाएंगे। ठीक हो गया। सो पहले स्टार्ट हो जाता है कि आपके मैट्रिक इंटर IBCC से या मुतलका बोर्ड से आपके टेस्ट हो जाएंगे और फिर आपकी जो है बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो टेस्ट होगी आपकी HEC से। इसको टेस्ट करवाने के बाद आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी कलर कॉपीज, ये बड़ा ट्रिकी स्टेज है, आप इस स्टेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाते हैं, बट साइप्रस में जो आपने इमिग्रेशन को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो आपने कलर कॉपीज भिजवानी है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं भिजवाने, वो अपने पास रखेंगे। इस स्टेज पे काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल पास रखते हैं और कलर कॉपीज की भिजवानी है, भेजनी है, सेंड करनी है, तो हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाएं, हम क्यों ना सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कलर कॉपीज हैं उनको ही टेस्ट करवाएं। सो ऐसा नहीं होगा। कोई भी अटेस्टेशन बॉडी हो, आया कि वो आपका HEC हो, आया कि वो आपकी IBCC हो, वो पहले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को टेस्ट करेंगे और साथ ही आपकी जो कॉपी है मुतलका उसको टेस्ट कर देंगे। तो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट से टेस्ट होना साथ में कंपलसरी है, वो टेस्ट होंगे तो भी कलर कॉपीज आपकी टेस्ट होंगी। तो ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन होगी। उसके बाद क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद रिक्वायरमेंट है आपने अपना मेडिकल करवाना है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने बताना है कि आप साइप्रस में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं और वो आपने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है। और वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, आपको 1500-2000 के अंदर आपको मिल जाता PKR के अंदर। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपने अपडेटेड डेट्स के अंदर आपने नया अप्लाई करना है और उसको जो है वो आपने साथ अटैच करना है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें फंड्स कम से कम जो आपके फंड्स मौजूद होंगे वो हम कहते हैं स्टूडेंट को कि 25 to 30 लाख के दरमियान आपने जो है फंड्स करने हैं। ठीक है। और वो ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए भरे हों, वो आप जो है वो फ्रेश पेमेंट रख के और आप अपनी फीस भी रख सकते हैं, आप अपनी फीस रख लें और जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है और उसकी आप स्टेटमेंट की अपना प्रिंट आउट ले लें और प्रिंट आउट लेने के बाद अपनी फीस पे करें और अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट जो आपने ले ली होगी और आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी प्रीवियस डेट का वो चार्जेगा, मतलब ज़्यादा नहीं, महीना 2 महीना वेट ना करें, बट फीस आपने मतलब 1-2 दिन का ही आपका फ़र्क पड़े कि फीस जब आपने पे करनी है तो आपने निकाली और फीस पे कर दी अपनी। ठीक है। सो ये आपकी होगी, आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपकी बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और पासपोर्ट का फर्स्ट पेज जिस पे डाटा होता है उसके साथ वाला पेज, उसका आप प्रिंट आउट लेंगे। एक A4 साइज पेपर पे एक कलर प्रिंट लेंगे, वो आपने पहले टेस्ट करवाना है पासपोर्ट ऑफिस से, वो आप टेस्ट करवाएंगे और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने इकट्ठा करके आपने चल जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से सबसे पहले जो टेस्टेशन होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अपनी टेस्टेशन होगी, जिसको मोफा की टेस्टेशन कहते हैं। और साथ में जो सबसे कंपल्सरी टेस्टेशन है वो होगी आपकी अपोस्टाइल। अपोस्टाइल की टेस्टेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट एजेंट्स को भी ढूंढते हैं, ये भी करते हैं, बट हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप खुद जाएँ, टाइम लें। अगर तो आपकी इनटेक ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रही, आपको मैक्सिमम जो है वो 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर आपको आपकी टेस्टेशन की डेट मिल जाती है। तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम आपकी स्क्रीन पे शो भी कर देंगे कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने मुतलका जो है अदारे से टेस्ट करवाने के बाद, HEC IBCC से टेस्ट करवाने के बाद, पासपोर्ट ऑफिस से टेस्ट करवाने के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवानी है और साथ में आपने अपोस्टाइल की टेस्टेशन करवा के आपने अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल रख लेने हैं, कलर कॉपीज ऐड करनी है और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स वो आपने ऐड करके आपने यूनिवर्सिटी को डिस्पैच करना है। तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी को डिस्पैच करेंगे, यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेगी इमिग्रेशन आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के बाद मैक्सिमम 45 to 60 डेज के अंदर आपको एक लेटर इशू करता है। वो लेटर होता है ब्लू पेपर। कुछ लोग उसको एंट्री परमिट भी कहते हैं और कुछ लोग उसको ब्लू पेपर भी कहते हैं। पाकिस्तान में वो ब्लू पेपर के नाम से थोड़ा सा मशहूर है। तो वो ब्लू पेपर जब आपका आ जाता है, एक किस्म का आपका वीज़ा आ गया।
उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जैसे ही आपको ब्लू पेपर आता है आपने ईमेल करनी है साइप्रस कॉन्सुलेट पाकिस्तान में जो मौजूद है कराची में कि हमें भाई आप अपॉइंटमेंट दें। वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अपॉइंटमेंट में आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, जो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पाकिस्तान से जो भेज दिए डॉक्यूमेंट्स, वो ऐड नहीं करने। वो एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आपने इंश्योरेंस करवानी है, अपनी एयर इंश्योरेंस करवानी है, आइटनरी बनवानी है टिकट की, और आपने जो है वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करवानी है, और साथ में आपकी जो है वो रिजर्वेशन होगी, होटल बुकिंग जो होती है वो, और ये आपको पासपोर्ट ओरिजिनल और ब्लू लेटर की कॉपीज़ और आपकी पिक्चर्स, ठीक है। और साथ में जो वीज़ा फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने कंबाइन करके अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन जाकर उनको सबमिट करवा देने हैं विद ओरिजिनल पासपोर्ट। वो आपको जो है वो सबमिट कर लेंगे और मैक्सिमम वन मंथ के अंदर अंदर आपको जो है कॉल आ जाती है या ईमेल आ जाती है कि अपना पासपोर्ट आप रिसीव कर लें और आपको जो है वो आपका वीज़ा पेस्ट होकर मिल जाता है। अच्छा, अम्बेसी में क्या खर्चा हो? अम्बेसी में वो आपसे सबसे पहले फ़ीस लेते हैं, जो आपकी अम्बेसी फ़ीस होती है वो आपसे लेंगे, जो आपकी पाकिस्तानी तकरीबन बन जाती है 30,000 बन जाता है, 20,000 बन जाता है। और उसके अलावा जो है वो जब आपका वीज़ा जाना है, तेहरान जाना है, वहाँ से लग के आना है, उसकी वो सेपरेट फ़ीस लेते हैं जो कि 55,000 है। और ये टोटल आपके 85,000 आपको अम्बेसी में होने के लिए वो आपने जब पे करना है उनको, तो वो पासपोर्ट कर लेना है रिसीव, और उसके बाद जो है वो आपको मिल जाएगा। तो टोटल देखा जाए जितनी भी आपने सारी चीज़ें करनी है तकरीबन 1.25 लाख के करीब आपका एक्सपेंस आ जाता है। और जो लोग कराची से नहीं है राइट से ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आएगा, तो फिर आपका जो है ना वीज़ा पेस्ट होकर आ जाता है। अच्छा, जब वीज़ा पेस्ट होकर आता है उसके बाद आपको आपकी एम्बेसी जो है एक पासपोर्ट देती है जिस पे आपका वीज़ा लगा होता है, साथ में FIA की तरफ से एक लेटर होता है, ठीक है, जो कि कॉन्सुलेट ने जो है लिया होता है कि भाई ये बच्चे का जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली ओरिजिनल थे और हमने जो है इसको वीज़ा ग्रांट करवा के दिए। और साथ में जो है वो आपको आपका जो पासपोर्ट की अटेस्टेशंस होती हैं वो अटेस्टेड वाला पेपर वो आपको साथ में मिलता है। तो ये आपने जो ट्रैवल करना है तब लेके जाना है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हम टिकट कौन सी करवाएं, टिकट हम वन वे करवाएं या हम रिटर्न टिकट करवाएं। तो टिकट आपने जो करवानी है वो आपने वन वे नहीं करवानी, आपने वन वे विद कैंसिलेशन करवानी है। वन वे विद कैंसिलेशन अगर आप किसी भी एजेंट के पास जाएंगे वो आपको बता देगा कि आपने जो है वो रिटर्न टिकट करवानी है, जब आप वहाँ चले जाएंगे तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो साइप्रस का वीज़ा ग्रांट होता है आपको, वो आपको एक किस्म का विजिट स्टडी वीज़ा ग्रांट होता है। वहाँ पे जाके आपने अपना एंट्री, आपने जो है वहाँ पे अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है, उसकी बेस पे फिर आप स्टे करते हैं। तो इसलिए जो है ना यहाँ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली आपको इशू हो सकता है, और इसलिए स्टूडेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आपने जो है वो अपना जो वीज़ा आपने जो आपने लेके जाना है टिकट, आपने रिटर्न टिकट लेके जानी है। सो साइप्रस को बहुत ही एक एक्सटेंसिव वे में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या साइप्रस में आप एजुकेशिया के थ्रू अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो साइप्रस में इस टाइम पे आपको मई जून इनटेक में फाउंडेशन के कोर्सेज मिल जाते हैं। और अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो है बैचलर्स और मास्टर के कोर्सेज सितंबर इनटेक में मिल जाएंगे, जिसके एडमिशन अभी ओपन है। तो साइप्रस में अप्लाई करवाने के लिए टीम एजुकेशिया से नीचे मेंशन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें या हमारे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर लें। हम आपकी असेसमेंट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, अलावा केस जो है प्रोसीड करवाएंगे। बहुत शुक्रिया।